सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ टोर्ट्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाना है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है जिसमें हमने टोर्ट की डेफिनेशंस, टोर्ट का मीनिंग, टोर्ट की रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन बेस समझा था। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ये लेक्चर देखना। तो आज के इस लेक्चर में हमने टोर्ट का नेचर समझना है, टोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता है कि टोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो तो आंसर सेम ही लिखा जाएगा। टोर्ट का नेचर बोल लो, टोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, आंसर यही लिखा जाएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर नेचर ऑफ टोर्ट की बात करें, देखो मैंने स्टार्टिंग नेचर ऑफ टोर्ट से करी है, बट पेपर में अगर नेचर ऑफ टोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है यू विल हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। मैं बता दूं आपको, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन आप सेम वही लिख सकते हो जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। फिर आपको मीनिंग ऑफ टोट भी लिखना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ टोट। उसके बाद एक डेफिनेशन दे देना, मतलब फर्स्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूशन या सेकंड लेक्चर है तो उसके बाद ही नेचर ऑफ टोट की बात आएगी। नेचर पूछा गया एग्जामिनर के जरिए तो केवल नेचर ही लिखना है, आपने ऐसा नहीं करना है। वीडियो लंबी ना हो, बार बार वही बातें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नेचर से स्टार्ट किया है। प्लीज रेफर माय फर्स्ट वीडियो फॉर इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टोट एंड डेफिनेशन पोर्शन। तो अगर नेचर की बात करूं तो देखिए, नेचर का मतलब होता है कि भाई टोट की प्रकृति कैसी है, टोट का नेचर कैसा है। क्या टोट एक क्रिमिनल टाइप का रोंग है, क्या टोट एक सिविल टाइप का रोंग है, टोट में पनिशमेंट क्या मिलती है किसी व्यक्ति को, टोट में डैमेजेस क्या मिलते हैं, मतलब टोट का नेचर कैसा है, टोट की प्रकृति कैसी है, टोट कैसा सब्जेक्ट है। तो अगर मैं टोट की बात करूं तो सबसे पहले टोट इज अ सिविल रोंग। सबसे पहला जो टोट का नेचर है वो ये है कि टोट एक सिविल रोंग है, क्रिमिनल रोंग नहीं है, ये सिविल रोंग है। टोट इज सिविल रोंग, रोंग में बी क्रिमिनल, रोंग में बी सिविल, बट टोट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल रोंग। सिविल रोंग, इन सिविल रोंग द इंजर्ड पार्टी दैट इज प्लेंटिफ। अब ये समझ लीजिए, सिविल केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होती है प्लेंटिफ, एक होती है डिफेंडेंट। आप नए नए लॉ में आए हुए हैं, आपको पता नहीं होगा इसलिए बता रहा हूं। प्लेंटिफ वो है जो कोर्ट में केस फाइल करती है, और डिफेंडेंट वो है जो कोर्ट कोर्ट में केस को डिफेंड करता है। मैंने अगर आपके ऊपर केस फाइल किया, मैं प्लेंटिफ हुआ, आप डिफेंडेंट हुए। आपने मेरे ऊपर केस फाइल किया, आप प्लेंटिफ बन जाओगे। वन हु ब्रिंग्स द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वन हु स्टार्ट्स द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वन हु फाइल द केस अगेंस्ट अदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड द प्लेंटिफ, and against whom the case is filed, who is about to defend the case is called the defendant। तो ये बोल रहे हैं सिविल टोर्ट में क्या होता है, इन a civil wrong injured party that is plaintiff institute civil proceedings against the wrongdoer that is defendant। तो wrong doer कौन है, गलत करने वाला डिफेंडेंट है, और प्लेंटिफ कौन है, जो केस फाइल करेगा। इन केस ऑफ टोर्ट रेमेडी इज डैमेजेस, आपको डैमेजेस मिलते हैं। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। दोनों में फर्क है। डैमेज मतलब किसी को नुकसान होना, और डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। डैमेज मतलब कंपनसेशन, और डैमेज मतलब नुकसान, मतलब किसी को लॉस होना। ठीक है, तो ये बोल रहा है टोर्ट में रेमेडी मिलती है डैमेजेस, टोर्ट में आपको कंपनसेशन मिलते हैं। देयरफॉर द डिफेंडेंट हैज टू पे डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। और जो डिफेंडेंट है जिसने गलत काम किया हुआ है, जिसके ऊपर केस फाइल किया हुआ है, उसको कंपनसेशन पे करना पड़ता है प्लेंटिफ को जिसने केस फाइल किया है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ द टोर्ट, द फर्स्ट नेचर ऑफ द टोर्ट इज दैट टोर्ट इज अ सिविल रोंग। अभी इतना लिखना आपने, ये तो लिख दिया सारा आपने, नोट्स भी अपने साथ साथ बनाते रहो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप टोर्ट और क्राइम में डिफरेंस भी लिखोगे पेपर में। केवल यही नहीं लिखोगे टोर्ट सिविल रोंग हो गया, आपने टोर्ट और क्राइम में डिफरेंस भी बताना है। तो यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, टोर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनना। टोर्ट इज ए सिविल रोंग, क्राइम इज ए क्रिमिनल रोंग। टोर्ट एक सिविल रोंग है, क्राइम एक क्रिमिनल रोंग है। टोर्ट की बात की जाए, दीज रोंग्स आर कंसीडर्ड लेस सीरियस। जो टोर्ट होता है उसको हम लोग लेस सीरियस मानते हैं। टोर्ट में क्या ही कर दोगे आप, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाओगे, किसी को छोटा मोटा नेग्लिजेंटली काम कर दोगे, कुछ आप न्यूसेंस क्रिएट कर दोगे, किसी को थोड़ा धक्का दे दोगे, ट्रेस असोल्ट कर दोगे बैटरी। पर क्राइम को हम लोग ज्यादा सीरियस मानते हैं, रेप, मर्डर, थेफ्ट, ये ज्यादा सीरियस नेचर का माना जाता है।
public nuisance, private nuisance, tort, public nuisance, crime. So tort is less serious, crime is more serious. Tort is considered to be private wrong, therefore injured party has to file the suit himself. जो tort होता है उसको प्राइवेट रोंग माना जाता है, अर्थात एक प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट रोंग माना जाता है, इसलिए जो इंजर्ड व्यक्ति है जिसको नुकसान हुआ है उसे खुद केस फाइल करना पड़ेगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल नहीं करेगी। देखो थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, कोई स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल नहीं करेगी। अगर मेरी किसी ने डेफामेशन करी है, मुझे किसने असॉल्ट किया है, तो मुझे जाके कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। मेरे बिहाफ में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट आगे केस फाइल नहीं करेगी। बट जब क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम एक पब्लिक रोंग माना जाता है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रोंग माना जाता है। और क्राइम एक ऐसा रोंग होता है जिसके लिए स्टेट, ये राज्य केस स्टार्ट करता है। अगर मान लो किसी का मर्डर होता है ना, तो पुलिस आती है, स्टेट खुद केस स्टार्ट कर देती है। जिसका मर्डर हुआ है वो उसके घर वाले केस फाइल करें, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। अगर चोरी किसी घर में हुई है तो वो जाके पुलिस में केस फाइल करेगा। अब पुलिस वाले खुद ही केस स्टार्ट कर देंगे, खुद ही केस आगे चल पड़ेगा, खुद ही आगे कोर्ट में केस लाया जाएगा। अर्थात टोर्ट के केस में प्राइवेट व्यक्ति खुद कोर्ट में जाता है केस फाइल करने के लिए, बट क्राइम के केस में वो खुद केस फाइल करने नहीं जाता, वो केवल एक कंप्लेंट करता है, बाकी सारा स्टेट खुद देखती है। टोर्ट की बात की जाए, इन केस ऑफ टोर्ट द एंड्स ऑफ जस्टिस आर मेट बाय अवार्डिंग कंपनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी। अर्थात टोर्ट का एंड कैसे होता है? टोर्ट का एंड ऐसे होता है कि जो इंजर्ड पार्टी, जिसको नुकसान हुआ है, उसे कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है, उसे कंपनसेशन मिलता है। टोर्ट के केस में जस्टिस कैसे मिलता है हमें? लास्ट में क्या होता है, जिसके साथ गलत हुआ है उस पार्टी को कोर्ट कंपनसेशन ग्रांट कराती है। बट क्राइम में क्या होता है? रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड। क्राइम में एंड्स ऑफ जस्टिस कैसे मिलता है? जिसने गलत किया है उसे पनिश किया जाता है, जेल में डाला जाता है, फाइन डाला जाता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल टोर्ट ऑफ न्यूसेंस, टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, टोर्ट ऑफ ट्रेसपास। और यहाँ पे क्राइम के एग्जाम्पल क्या है? मर्डर, रेप। टोर्ट में पार्टीज कौन होंगी? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वन हु विंस द केस एंड डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम द केस इज ब्रॉट। एंड जब बात आती है क्राइम की तो स्टेट एंड अक्यूज्ड। स्टेट जो कि विक्टिम के बिहाफ में केस लड़ता है, जिसके साथ गलत हुआ, जिसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके बिहाफ में स्टेट आती है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ पंजाब, जिस स्टेट का व्यक्ति होगा जहां पे क्राइम हुआ। और एक्यूज कौन है? जिसने क्राइम किया। तो ये सारा लिखोगे आप। द फर्स्ट थिंग इज दैट tort is a civil wrong, it is not a criminal wrong. Now you have to mention what is civil and criminal wrong, what are differences. Now second is tort is civil wrong other than mere breach of contract. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, साल्मन ने क्या बोला था? टोर्ट एक सिविल रोंग है जिसमें रेमेडी आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, बट ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। सेक्शन 2 एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट में कैसे डिफाइन हुआ था टोर्ट को? ऐसे डिफाइन किया गया था, टोर्ट एक सिविल रोंग है बट ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। मतलब टोर्ट एक सिविल रोंग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रोंग है, बट टोर्ट अलग सिविल रोंग है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग सिविल रोंग है। टोर्ट इज सिविल रोंग बट अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। तो नाउ यू हैव टू मेंशन दैट टोर्ट एक सिविल रोंग है बट ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है। नाउ यू विल हैव टू मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टोर्ट। तो टोर्ट क्या होता है? थोड़ा सा कट गया बीच में तो आप लिख लीजिएगा। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी which are undertaken by the parties themselves but which are undertaken by the parties which are not undertaken by the parties themselves but which are imposed by law। ऐसा बनेगा पूरा स्टेटमेंट कि पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि टोर्ट कैसे होता है? जब आप कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो, मेरी ड्यूटी है मैंने किसी के घर में नहीं घुसना है बिना परमिशन के, मैं घुस गया, टोर्ट हो गया। मेरी ड्यूटी है मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, मैंने मार दिया, मैंने असॉल्ट कर दिया। मेरी ड्यूटी है मैंने बैटरी कर दिया। मेरी ड्यूटी है मैंने किसी के घर में न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है, मैंने जानबूझ के अपने पड़ोसी के पास एक जोर से स्पीकर लगा दिया, वो सो नहीं पा रहा है, मैंने टोर्ट कमिट कर दिया। तो टोर्ट एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो कि नॉट अंडरटेकन बाय पार्टीज देमसेल्व्स। पार्टीज नहीं बोलती हैं कि मैं ये नहीं करूंगा तेरे साथ, मैं तेरे साथ ट्रेसपास नहीं करूंगा, मैं तेरी डेफामेशन नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है।
बट ये ड्यूटी लॉ इंपोज करता है, कानून बोलता है कि तूने डेफामेशन नहीं करनी है, तूने ट्रेसपास नहीं करना है। इस सोसाइटी में कोई किसी के घर में ट्रेसपास नहीं करेगा, कोई किसी को बैटरी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ असोल्ट नहीं करेगा, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेगा। तो टोर्ट में जो ड्यूटी का ब्रीच होता है वो एक ऐसी ड्यूटी का ब्रीच होता है जो पार्टीज खुद नहीं लेती, बट वो कानून इंपोज करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक ऐसी ड्यूटी नहीं मानने पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जो पार्टीज ने खुद अंडरटेक किया है। मैंने और आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बोला मुझे आपका फोन चाहिए 5,000 रुपए में, आपने बोला ठीक है मुझे 5,000 रुपए देना और मैं फोन दे दूंगा। मैंने आपको बोला कि ये फोन आपने मुझे ही बेचना है, मैं ड्यूटी आपके ऊपर फिक्स कर रहा हूं, कल को आप मुझे फोन ना देके किसी और को दे देंगे तो आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी। और कौन सी ड्यूटी की ब्रीच करी? जो मैंने फिक्स करी थी आपके ऊपर। अर्थात टोर्ट में जो बंदा ड्यूटी का ब्रीच करता है वो ड्यूटी सोसाइटी लॉ इंपोज करता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात की जाती है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। Second, duties imposed by law under law of tort is toward not a specific individual but they are toward the society at large। क्या लिखा हुआ है? ये ड्यूटी फिक्स करी जाती है वो टूवर्ड एक इंडिविजुअल के टूवर्ड स्पेसिफिक नहीं की जाती, बट एट वर्ल्ड स्पेसिफिक की जाती है। मतलब अगर लो कानून आपको बोल रहा है कि आपने ट्रेसपास नहीं करना है, आपने बिना किसी बेस के किसी को गालियां नहीं देनी है, आपने कोई डेफामेशन नहीं करना है, आपने किसी को डराना नहीं है, आपने किसी को फोर्सफुली बैटरी नहीं यूज करनी है, फाल्स इंप्रिजनमेंट नहीं करनी है। तो ये जो ड्यूटीज फिक्स करी जा रही हैं ये ड्यूटीज किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए फिक्स नहीं की जा रही हैं, ये वर्ल्ड एट लार्ज सबके अगेंस्ट फिक्स की जा रही हैं, सबके टूवर्ड फिक्स की जा रही हैं। मेरी ड्यूटी है मैंने ट्रेसपास नहीं करना है, मेरी ड्यूटी है मैंने डिफेम नहीं करना है, तो मैंने किसी को भी डिफेम नहीं करना है, किसी के घर में भी ट्रेसपास नहीं करना है। इट इज ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी एट लार्ज। बट वही में बात की जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दो लोग ड्यूटी फिक्स करते हैं वो टूवर्ड ईच अदर करते हैं, वो सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट ड्यूटीज नहीं होती। ड्यूटीज बेस्ड ऑन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ईच ओज अ ड्यूटी ओनली टू each other contracting parties to other contracting parties। Example, A and B makes a contract, it's A's duty toward B and B's duty toward A। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के लिए ड्यूटीज फिक्स करेंगी, ना कि एट लार्ज वर्ल्ड के लिए। बट टोर्ट में जो ड्यूटी फिक्स होती है वो कानून फिक्स करता है और वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट फिक्स करता है। तीसरा, damages are the main remedy in case of tort, but damages are always unliquidated। ये unliquidated रहेगा, unliquidated थोड़ा सा कटा हुआ है, प्लीज माफी चाहूंगा। अनलिक्विडेटेड ये बोल रहा है कि टोर्ट में डैमेजेस क्या मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है नॉट डिसाइडेड ऑलरेडी। मान लो दो पार्टीज जब आपस में ना कॉन्ट्रैक्ट करती, कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस आपके लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मान लो मैंने किसी को बोला मुझे आपका फोन चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है ले लेना, 10,000 रुपए का फोन है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, 2 तारीख को दूंगा मैं आपको 10,000 रुपया, मुझे फोन दे देना। लेकिन अगर आपने फोन नहीं दिया तो फिर मुझे भाई 2,000 रुपया कंपनसेशन चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं फोन दे दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो 2,000 रुपये दे दूंगा तुझे, मैं कोई बात नहीं, बट अगर तूने फोन मुझसे नहीं लिया ना, मैं किसी को फोन नहीं बेचूंगा, तुझे बेचूंगा, और तूने फोन नहीं लिया तो फिर तू मुझे 2,000 रुपये देगा। तो मतलब यहाँ पे हम दोनों पार्टीज ने पहले ही डैमेजेस डिसाइड कर लिए कि कल को अगर कोई बात नहीं मानेगा या कोई ब्रीच करेगा तो क्या होगा। डैमेजेस यहाँ पे लिक्विडेटेड हो गए, डिसाइडेड हो गए। अर्थात टोर्ट में पार्टीज डैमेजेस ऑलरेडी डिसाइड करती हैं, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। बट अब टोर्ट की बात की जाती है, टोर्ट में डैमेजेस आपके अनलिक्विडेटेड होते हैं, पहले से डिसाइड नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं बोलता, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी की डेफामेशन करोगे तो आपको 2,000 फाइन पड़ेगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इतना पड़ेगा, अगर आप न्यूसेंस करोगे तो आपको इतना। जब कोई क्राइम, जब कोई टोर्ट कर देता है, केस चलता है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कितने डैमेजेस पड़ने हैं। तो ये दूसरा नेचर है टोर्ट का कि टोर्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड tort is totally different from breach of contract, even though breach of contract is also civil wrong, tort is also civil wrong, but both are different। next, तो दिस स्टूडेंट देखो यहाँ पे मेरे ये नंबर लिखे हुए हैं, ये कुछ एक हमारे लिंक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम पेज जरूर ज्वाइन कर लो। इसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन डालते हैं, डेली के कंसेप्ट डालते हैं, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स डालते हैं।
और अगर आपको डिटेल्ड में नोट्स चाहिए अच्छे से, आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलबी चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नोट्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स चाहिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए, भारतीय न्याय संहिता के नोट्स चाहिए, आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नोट्स चाहिए, आप एलएलबी कर रहे हैं, बीए एलएलबी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत इफेक्टिव नोट्स होते हैं, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, यही नहीं आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। इवन आप हमारी एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं हमारी सर्विसेज को चेकआउट करने के लिए। मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस हमारी ऐप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहां भी जा सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे हम लोग डेली में वीडियोस डालते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डालते हैं, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी हो वो डालते हैं, तो जरूर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर फॉलो करें। अब तीसरा जो नेचर है टोट का, टोट वो यही है कि टोट इज अ सिविल रॉन्ग बट इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, पहली बात ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें एक आती है अपनी समझने की कोशिश करना, ट्रस्ट में एक आता है ट्रस्टी, दूसरा आता है बेनिफिशियरी। ट्रस्टी वो लोग हैं जो आपस में मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं, और बेनिफिशियरीज वो लोग हैं जिनको उस ट्रस्ट से बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए तीन भाइयों ने मिलके एक ट्रस्ट बनाई और बोला कि प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो जाएगा हमारी सिस्टर को, तो सिस्टर बेनिफिशियरी हुई और वो तीन भाई ट्रस्टी हुए। कभी कभी क्या होता है, जो ट्रस्टीज होते हैं, इनकी ड्यूटीज होती हैं कि इन्होंने ऑनेस्टली काम करना है, और ये कभी कभी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देते हैं, जो इनको ट्रस्ट दिया गया था वो उसके अनुसार काम नहीं करते। जब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, इट इज आल्सो सिविल रॉन्ग बट इट इज नॉट टोट, ये टोट नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें डैमेजेस क्या होते हैं, इसमें डैमेजेस क्या होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। मेन डिफरेंस क्या डैमेजेस को लेके, कि जब आप ट्रस्ट का ब्रीच करते हो तो ट्रस्ट डीड जब बनती है उसमें लिखा होता है ट्रस्टीज की ड्यूटी क्या है, उसमें लिखा होता है ट्रस्टीज ड्यूटी को वायलेट करेंगे तो उनको कितना पेनल्टी पड़ेगा, क्या उनको डैमेजेस देने पड़ेंगे, बेनिफिशियरी को कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, पहले से डिसाइड होता है। पर टोट में ऐसा नहीं होता, टोट एक सिविल रॉन्ग है बट ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डिफरेंट है बिल्कुल। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की जाती है तो जो ट्रस्टी होता है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो बेनिफिशियरी कैन क्लेम द कंपनसेशन which depends on loss of trust property has suffered, therefore in the case of breach of trust the damages are liquidated। मतलब ट्रस्ट में क्या होता है, पहले से पार्टीज के भी डैमेजेस डिसाइड होते हैं, लिक्विडेटेड होते हैं, प्री डिसाइड होते हैं, बट टोट में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो टोट का नेचर बता रहा है। अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ टोट डैमेजेस आर नॉट लिक्विडेटेड बट अनलिक्विडेटेड। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो आप कि टोट में डैमेजेस आपके अनलिक्विडेटेड होते हैं, ना कि लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोज व्हिच आर प्री डिसाइडेड बाय द पार्टीज लाइक इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, but unliquidated damages are those which are not decided by the parties themselves but decided by the court at later stage when there is any breach of when there is any wrong committed with any person। तो टोट में डैमेजेस कैसे मिलेंगे, अनलिक्विडेटेड, नॉट लिक्विडेटेड, नॉट डिसाइडेड, इट इज नॉट डिसाइडेड बट इट इज अनडिसाइडेड। नेक्स्ट है, टोट इज अनकोडिफाइड लॉ। देखो लॉ की बात की जाए तो एक होता है हमारा कोडिफाइड लॉ, एक होता है हमारा अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जिसका कोड बन गया है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसका कोड है, जिसका प्रॉपर एक्ट है, बेयर एक्ट है, सेक्शंस की फॉर्मेट में उसको डिफाइन कर दिया गया है। जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे हिंदू अडॉप्शन एक्ट, ये कोडिफाइड लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये कोडिफाइड लॉज हैं, इनके प्रॉपर बेयर एक्ट्स हैं। पर टोट की बात की जाए, टोट एक अनकोडिफाइड लॉ, इट इज नॉट कोडिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, इट इज नॉट अ प्रॉपर कोडिफाइड लॉ, इसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक, इसका कोई एक्ट नहीं मिलेगा आपको। इट डिपेंड्स, इट दिस जो ये लॉ है, टोट लॉ, ये डेवलप होता है बाय द जुडिशरी, बाय द जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट्स के माध्यम से। ये पहले से इसका कोई प्रॉपर कोड नहीं है, तो ये भी इसका एक नेचर है लॉ ऑफ टोट का, कि इट इज अनकोडिफाइड लॉ। इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब जजेस डिसीजन। जो जो लॉ ऑफ टोर्ट होता है वो जजेस के डिसीजन पे बेस करता है। एक्चुअली लॉ ऑफ टोर्ट में क्या होता है, जजेस हर केस टू केस डिसीजन देते हैं, नए नए रॉन्गफुल एक्ट को भी डेवलप करते हैं। जैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट हमारे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1987 के दौरान डेवलप हुआ। जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट जजेस ने डेवलप किया रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 में। मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो टोर्ट है ना, उसका कोडिफिकेशन नहीं है, उसके सेक्शंस नहीं है, उसको डेवलप कौन करता है, उसे डेवलप करते हैं जजेस। कैसे,
डिसीजन देके वो जो डिसीजन देते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो बेसिकली टोर्ट इज अ सिविल लॉ and it is based on precedents. Whatever decisions are given by the judges, tort is based on those decisions. आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम ना, इस पूरे टोट की लेक्चर सीरीज को ध्यान से देखना, आपको टोट के रिगार्डिंग एक चीज भी कभी कभी महसूस नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। नोट्स आपकी स्क्रीन के सामने है, खुद भी नोट्स बना सकते हो, हमसे लेने हैं पेड़ तो हमसे भी ले सकते हो। तो ये मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है हमने अपने बारे में। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स एंड मुकेश मनीष लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।